जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के उद्देश्य क्या होते हैं। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डीपली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। बिना स्किप किए आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक बार मीनिंग बता देता हूं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है एक ऐसे रूल रेगुलेशंस, ऐसे गाइडलाइंस या फिर ऐसे प्रिंसिपल्स हम बोल सकते हैं जिनके बेस पर एक कंपनी अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, वही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। वैसे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मीनिंग के बारे में एक डीपली वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है जिसमें इसके मीनिंग को अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं वीडियो को शुरू करने से पहले कि इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहा हूं, इनसे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के एंड में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी दूंगा। तो उन एमसीक्यूज के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर ज़रूर बताइएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहला हम ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो सबसे पहला उद्देश्य वो यही है कि अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आए, मतलब एक रूपता आए, वो एक जैसे दिखें। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के अकाउंट्स अलग नियम से चलें, किसी दूसरी कंपनी के अकाउंट्स अलग नियम से चलें। अगर ऐसा होगा तो फिर तुलना करने में दिक्कत आएगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला उद्देश्य यही है कि जितनी भी कंपनीज हैं उन सब के अकाउंट्स एक ही तरह से बनाए जाएं, उनमें एक रूपता आए। दूसरा उद्देश्य हम बता सकते हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा इसका उद्देश्य होता है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, जो अकाउंटिंग के नियम होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। जैसे जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनको ये अकाउंटिंग पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए ताकि उन्हें पता लगे कि कंपनी किस नियम से, किस नीति से अपना काम कर रही है। जैसे मान लीजिए कंपनी अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाती है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो उन लोगों को ये पता हो कि ये कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड से अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाती है। इस तरह से इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करा रही है अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। दूसरा उद्देश्य इसका ये हो गया। तीसरा उद्देश्य हम बता सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर मान लीजिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं, उनके रूल रेगुलेशंस को यूज नहीं करते हैं, उनके बेस पे अपने अकाउंट्स को नहीं बनाते हैं, तो हर कंपनी अपनी मर्जी से अकाउंट्स बनाएगी, अपने खुद के रूल रेगुलेशंस बना लेगी, जिसकी वजह से एक कंपनी के जो प्रॉफिट्स होंगे वो दूसरी कंपनी से काफ़ी मतलब डिफरेंट होंगे, काफ़ी अलग होंगे। तो इस वजह से उनकी तुलना भी नहीं की जा सकेगी और उन पर भरोसा भी कम किया जा सकेगा। तो ये रिमूव करता है, किसको रिमूव करता है? डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज को, मतलब जो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जो अलग अलग सब ने अपने अपने नियम बना लिए हैं, उनको ये पूरी तरह से रिमूव कर देता है, क्योंकि ये इसकी खुद के नियम हैं, तो उन्हीं नियम के बेस पे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, इसलिए डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है। तो एक उद्देश्य ये भी है कि ये जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसको रिमूव करे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बनाने होते हैं या हम उसको फॉलो भी करते हैं। चौथा उद्देश्य हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बता सकते हैं, टू एंश्योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है उसमें स्थिरता लाना, मतलब एक बार जो हमने रूल रेगुलेशंस फॉलो कर लिए तो लंबे समय तक हम उसी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है
कि हमने रूल रेगुलेशंस में चेंज कर दिया। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी ऐसा होता है कि कुछ रूल रेगुलेशंस के ऑप्शंस होते हैं कि आप ये वाला रूल अगर फॉलो नहीं करना चाहते तो दूसरा भी फॉलो कर सकते हो, वो हमारी मर्ज़ी के ऊपर होता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन हमें लगानी है तो उसके लिए दो मेथड है हमारे पास, मान लीजिए, एक तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो अगर हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो कर लिया तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज कर देंगे। हाँ, कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ रीज़न होने चाहिए और वो रीज़न स्पष्ट रूप से अकाउंट्स में दिखाए जाने चाहिए कि किस वजह से ऐसा किया गया है। जब तक कोई ठोस रीज़न नहीं हो तब तक हम रूल रेगुलेशंस में चेंज नहीं करेंगे। अगर हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो किया है तो फिर लंबे समय तक वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो होता रहेगा, जब तक कि कोई ठोस रीज़न नहीं है उसको चेंज करने का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें इस बात को भी इंश्योर करता है कि हमारे अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी बनी रहे, यानी कि स्थिरता बनी रहे। पांचवा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उद्देश्य हम कह सकते हैं टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है हिंदी में पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है कि कंपनी अपने अकाउंट्स में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को ना छुपाए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो शो करनी चाहिए। मतलब हर इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन कंपनी को अकाउंट्स में दिखानी होती है, जिससे कंपनी के अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट बनते हैं, पारदर्शी बनते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी के जो बैंकर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं या अदर यूजर्स जितने भी होते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो कंपनी के अकाउंट्स पर भरोसा करते हैं। वो अपने डिसीजन उसी बेस पर ले सकते हैं। छठा उद्देश्य हम बता सकते हैं टू एंश्योर कंपेरेबिलिटी, यानी कि तुलनात्मकता को एंश्योर करना, तुलनात्मकता लेके आना उसमें। क्योंकि जब हम अपने अकाउंट्स को अपने रूल रेगुलेशंस के बेस पर तैयार करेंगे जो कि सबके लिए समान हैं, तो सीधी सी बात है हम आपस में अपनी एक कंपनी के अकाउंट्स को दूसरी कंपनी के अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट्स को अपनी ही कंपनी के पास्ट ईयर्स के अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। हमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए दो बच्चों का हमने टेस्ट लिया और एक बच्चे के हमने नंबर दिए 40 में से 30 और दूसरे बच्चे के हमने नंबर दिए 50 में से 40। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों बच्चे के केवल 10-10 नंबर ही कटे हैं। दोनों बच्चों के जितने भी नंबर का टेस्ट था 10 नंबर कम आए हैं। तो दोनों बच्चे एक जैसी परफॉर्मेंस के हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपैरिजन हमने किया है वो गलत हो गया। क्योंकि ये सेम रूल रेगुलेशंस पे नहीं हुआ। एक के 40 में से आए हैं और एक के 50 में से नंबर आए हैं, तो इनको हमने सेम स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 100 के बेस पे बना लिया, तो जिसके 40 में से 30 आए हैं उसके अकॉर्डिंग 100 में से कितने बनेंगे, तो 100 में से उसके अकॉर्डिंग बनेंगे आपके 75। और जिसके 50 में से 40 आए हैं उसके 100 में से अगर आते तो बनते 80 नंबर, 80 मार्क्स। तो अब कंपैरिजन बराबर का हो गया, क्योंकि 100 में से 75 और 100 में से 80, तो यहाँ देखा जाए तो 5 ही नंबर का डिफरेंस है। मतलब दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग है। और अगर हमने इसका स्टैंडर्ड सेम नहीं रखा था, सेम रूल रेगुलेशंस पे, यानी कि परसेंटेज बेस पे जब तक कन्वर्ट नहीं किया था, तब तक हमें लग रहा था कि दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी है। जबकि जब हमने इसको एक स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट कर दिया, एक परसेंटेज बेस पे कन्वर्ट कर दिया, तो हमें पता लगा कि पहले वाले के 75 मार्क्स हैं 100 में से और दूसरे वाले के 80 हैं, तो दूसरे वाले के ज़्यादा नंबर हैं। तो अब कंपैरिजन सही हो पाया है। जो पहले का कंपैरिजन था वो रॉन्ग था, गलत था। तो इसी तरह से जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि हम अपने बिजनेस में जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनकी कंपैरिजन कर पाएँ। एक उद्देश्य इनका ये भी होता है। और सातवां उद्देश्य हम बता सकते हैं टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी का मतलब है भरोसा। तो एक उद्देश्य इनका ये भी होता है कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं लोग उस पर भरोसा करें, लोग उस पर विश्वास करें। अब लोग वो कौन से होंगे,
जो कंपनी से रिलेटेड होंगे, जो इनके यूजर्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, ओनर हो गया। तो इस तरह से जो भी कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड है, जो उनके यूजर्स हैं, तो उनको भरोसा भी होता है, विश्वास भी होता है। तो इसकी वजह से मतलब ये सारे उद्देश्य हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं और उसके बाद उनको फॉलो भी किया गया है। मुझे आशा है कि जो आपको मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ये जितने भी उद्देश्य बताए हैं वो सारे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको लगता है किसी तरह का कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछना चाहें तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs भी दूंगा। तो उन MCQs के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये MCQs ये रहे आपके सामने। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टोरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।